हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताने वाला हूँ। इन टेक्निकल चीज़ों की समझ के बिना अगर आप अपने मामले में आगे निर्णय ले लेंगे तो आप फंस जाएंगे या फिर फंसा हुआ महसूस करेंगे। देखिए, 498 का एक मामला है। 498 के मामले में चार्जशीट पेश हो गई। अब चार्जशीट पेश होने के बाद आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले पोस्ट किया था। अब यहाँ पे मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, केवल मोटा मोटा बता दूंगा। या तो आप डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं, या आप सेशन कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, या आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, या आप ट्रायल लड़ सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपकी चार्जशीट आ गई, अब इसके 1-2 डेट के बाद आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम होने होते हैं। चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही आपको डिसाइड करना होता है कि आपका मूव किस साइड रहेगा। अब दोस्तों, यहां पर आपकी जो सिटी है वहां की प्रैक्टिस भी बहुत मैटर करती है। अब अगर आप कोई एक पाथ चूज कर लेते हैं, आप हाई कोर्ट जाने का पाथ चूज कर लेते हैं, या सेशन कोर्ट जाने का पाथ चूज कर लेते हैं, या डिस्चार्ज लगाने का पाथ चूज कर लेते हैं, एक बार चूज कर लिया फिर आपको उसी डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा, चाहे फिर नतीजा कुछ भी हो। इसलिए इस समय पे बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। और यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट भी होता है जो मैं इसी वीडियो में आपको कवर करूंगा, जिसमें बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। अब दोस्तों, इसको एक उदाहरण से आपको और क्लियर करना चाहूंगा। एक मामला हमारी सिटी में आया, उसमें 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई। अब उनका प्रश्न यह था कि साहब हम क्या करें, हम बेल ले लेते हैं, बेल लेने के बाद एटलीस्ट हम सेफ हो जाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रायल चलाना है या क्या करना है। अब उसमें उन्होंने ये बोला कि साहब ऐसा करते हैं, मेरी तो आप बेल करा दो, दूसरी उनकी मदर है, मदर का जो है कॉग्निजेंस ऑर्डर चैलेंज कर दो सेशन कोर्ट में। ओके, अब यहां पर बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, तब आपको समझ में आएगा। अब हम इसी बात को पकड़ के चलते हैं कि हमने सेम किया। जो हस्बैंड है उनकी तो बेल करा दी, यानी उनके लिए नीचे ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब मदर की तरफ से हमें सेशन कोर्ट में जाना है समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, कॉग्निजेंस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। अब यहां पर आपको अपनी जगह की प्रैक्टिस देखनी है कि वहां पर सेशन कोर्ट का रुख क्या होता है, यानी सेशन कोर्ट ऐसे मामलों में डिसीजन को पलटता है, खारिज करता है या नहीं करता है। इस चीज को आप देख लीजिए। अब जब आप सेशन कोर्ट में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको स्टे भी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि मदर के खिलाफ अगर आपने नीचे स्टे नहीं करवाया तो नीचे प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, तो चीजें खराब हो जाएंगी। अब इस चीज को यहां फिर फर्दर समझना है। अगर स्टे मिल जाता है और अगर स्टे नहीं मिलता, दोनों ही केस में आपके ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। देखो, अगर स्टे मिल जाता है, पहला हम ये मान लेते हैं कि मदर का जो कॉग्निजेंस ऑर्डर था उसको हमने सेशन में अलोंग विद स्टे पिटीशन फाइल किया, स्टे वहां से मिल गया कि मदर के खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गई। लेकिन दोस्तों, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा, आपका जो नीचे का केस है वो ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगा, क्योंकि स्टे मिला तो केवल मदर के लिए, लेकिन उस केस में अभी चार्जेस फ्रेम होने थे मदर के खिलाफ या आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम अभी तक नहीं हुए हैं। और चार्जेस फ्रेम तब होते हैं जब एक्यूज्ड एक साथ कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, तब चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। तो जब मदर की प्रोसीडिंग स्टे हो गई तो मदर तो प्रेजेंट होंगी नहीं टेक्निकली, तो यानी चार्जेस फ्रेम होंगे नहीं। वो फाइल आपकी वहीं पड़ी रहेगी, डेट पे डेट लगती चली जाएगी, यानी इन शॉर्ट आपका नीचे का केस बंद हो गया। और अगर 1 साल 2 साल या कई बार उससे भी ज्यादा टाइम सेशन में लग जाता है अपील डिसाइड होने में, अपील डिसाइड होने तक आपने वेट किया और अपील आपके फेवर में डिसाइड नहीं होती है, यानी कोर्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करता है, तो नीचे का केस भी आपका उतना 2-2.5 साल तक रुका रहा। उसके बाद फर्दर फिर आप ट्रायल चलाते हो तो फिर वहीं से स्टार्ट होगा। जो 2-2.5 साल आपके लगे वो आपके खराब हो गए। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में कि आपने मदर की तरफ से कॉग्निजेंस ऑर्डर को चैलेंज किया। चैलेंज करते हुए आपने एक स्टे पिटीशन भी लगा दी। अब आपको वहां पे स्टे नहीं मिलता है, तो यानी नीचे की कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चलेंगी, यानी अब आपका डबल एक्सपेंडिचर हो गया। क्योंकि सेशन कोर्ट में आपकी एक फाइल है वो चलेगी, उसमें डेट्स लगेंगी, वो फाइल अलग चल रही है, और नीचे जो ट्रायल चलेगा वो आपका अलग चलेगा। यानी जो भी उसको हैंडल करेगा वो आपसे डबल चार्ज करेगा, सेशन कोर्ट का अलग करेगा, ट्रायल कोर्ट का अलग करेगा। आप दोनों जगह पे केस चला रहे हो, और 1.5-2 साल ऊपर भी चलता रहा, नीचे भी चलता रहा, यानी नीचे भी आपको मदर की बेल करानी पड़ गई, बिकॉज आपको स्टे तो मिला नहीं, तो बेल का भी आपका पेमेंट चला गया, नीचे जो ट्रायल चल रहा है उसका भी पेमेंट चला गया, और जो ऊपर सेशन कोर्ट में आपका अपील चलेगी, जितना भी चलेगी 1.5 साल 2 साल 2.5 साल, उसका भी आपका पेमेंट चला गया, यानी आपके डबल एक्सपेंडिचर हो गए। तो इस तरह से दोस्तों, आपको पहले यह देखना होगा कि सेशन कोर्ट में अगर आपके एरिया के अंदर रिलीफ ऐसे मामलों में दिया जाता है, फिर तो चलो मैं कहता हूं एक बार को आप चांस ले लें। अगर स्थिति ऐसी है, जैसे कुछ जगह हैं जहां पर पहले से पता होता है कि अगर आप सेशन कोर्ट में गए आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर अगर उसके बाद भी आप सेशन कोर्ट में जा रहे हैं तो मतलब वो जो आपका अपील वाला समय है
वो समय आप खराब कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर को भी डबल कर रहे हैं उस केस में अगर आपको स्टे नहीं मिलता है। अब बात करते हैं अगली परिस्थिति की कि अगर इसी परिस्थिति में हम मानते हैं कि मदर के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं, यानी सेकंड एक्यूज के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है, और हम इस चीज को हाई कोर्ट में ले जाते हैं, तो हाई कोर्ट पे आप मेरिट पे नहीं जाओगे कॉग्निजेंस ऑर्डर की, हाई कोर्ट में जाओगे आप स्पेशल पावर में। हाई कोर्ट को बोलोगे उसकी इनहेरेंट पावर को यूज करने के लिए, जो उसको ये पावर देती है कि वो ऐसा प्रतीत होने पर कि कोई मुकदमा बस एवं करा दिया गया, वेग है, जनरल है, वो उसको रद्द कर सकता है। और ऐसे कई सारे मामले रद्द होते भी हैं। यानी आपको पता है कि हाई कोर्ट में आपका मामला रद्द हो सकता है और सेशन कोर्ट में आपका मामला रद्द नहीं होगा, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट जाने में आपको ज्यादा फायदा है। अब आ जाती है अगली बात, वो परिस्थिति जहां पर आपको पता है कि हाई कोर्ट जाके भी मामला क्वेश नहीं होगा, सेशन में भी मामला नहीं होगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर क्या है कि आप नीचे ट्रायल ही चलाते रहें। अब दोस्तों देखो, सारा आपको पता ही है मेंटल गेम होता है। जब आप ऐसे किसी ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हो तो दूसरी पार्टी को हाई कोर्ट से नोटिस जाता है, जिसका अपना एक अलग इंपैक्ट होता है। सेकंड, उसको हाई कोर्ट अपियर होना होगा तो वहां पर उसका पैसा भी खर्च होगा, बिकॉज हाई कोर्ट का लॉयर उसको अब हायर करना पड़ेगा, उसकी सिटी में काम नहीं होगा। सेशन तो आपको पता है वहीं बगल में ही होता है, सेम सिटी है, क्या फर्क पड़ेगा उन्हें, वही वकील इधर से उधर चला जाएगा। लेकिन जब आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट मोस्टली अदर सिटीज में होता है, दूरी होती है, वहां आना जाना, ट्रेवलिंग, प्लस वहां पे जाकर के किसी वकील को हायर करना और अलग से एक्सपेंडिचर भी होना, और हाई कोर्ट ही होता है, तो फिर उसका एक दबाव सामने वाले पर होता है। कई बार उसी दबाव में हमने देखा आपका सेटलमेंट भी हो जाता है। मेरा एक रिसेंट मामला है जिसमें भी 2-2.5 साल से केस चल रहा था, लेकिन जब उस केस को हम अभी रिसेंट हाई कोर्ट लेकर के गए तो उसमें सेटलमेंट हो गया। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो ये कई सारी परिस्थितियां 498 में होती हैं, और टेक्निकल चीजों को कई बार आप नहीं देखते, इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से मामला बहुत लंबा भी खिंच जाता है। और जब कोई ऑर्डर आता है या 5 साल गुजर जाते हैं, फिर आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं आपको पता चलता है ये 5 साल तो ऐसे ही चले गए, इसमें कुछ हुआ ही नहीं। उसका कारण यही होता है कि जितनी परिस्थितियां मैंने आपको बताई, इस पर हम सोच विचार नहीं करते, और बिना सोचे विचारे किसी इन्फ्लुएंस के अंदर आकर के या फिर कोई एक कॉन्सेप्ट अपने मन में बना लेते हैं और उसी पर आगे बढ़ जाते हैं, तो चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए पहले आपको सोचना विचारना है आपके केस की परिस्थितियां क्या कहती हैं, फिर सेकंड, आपका केस जिस क्षेत्र में चल रहा है वहां की प्रैक्टिस क्या कहती है, और नेक्स्ट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी ध्यान में रख के चलना है, तो फिर आप अच्छे से अपने मामले को डील कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।